और श्री बनकार जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज बहुत गर्मी है, आप धूप में खड़े हैं, गर्मी लग रही है? ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಬಿಸಿಲಿದೆ। नहीं, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपको देख के मेरे मन में ये आया कि इतने धूप में आप खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह धूप में आप रोज खेती करते होंगे। मैंने धान के खेत बहुत देखे यहाँ। धान के लिए कितना मिलता है? How much? 350 मैडम, 350। देखिए, आप मेहनत बहुत करते हैं। खास तौर से मेरी जो बहनें हैं यहाँ बहुत सारी आई हुई हैं। आपकी बहुत आभारी हूं कि आप यहाँ आई हैं आज मेरी बातों को सुनने के लिए। कर्नाटका पहचाना जाता है यहाँ की जनता की मेहनत और ईमानदारी के लिए। एक महान संस्कृति है आपकी, महान इतिहास है। बसवन्ना जी जैसे, किट्टू रानी चेंगप्पा जैसे, चेन्नम्मा जैसे महापुरुष और स्त्री यहाँ पे रहे हैं और आपको शिक्षा दी है, जिसके आधार पर, जिस शिक्षा की आधार पर आपकी संस्कृति और आपका समाज बना। और आपकी तो कनकादास जी और शिशुनाला शरीफ जी की धरती है। आपके यहाँ से दो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मेल्लारा महदेवप्पा और गुडलेप्पा हल्लीकेरे जी। तो जब आपका प्रदेश, जब हमारा देश आजाद हुआ और आपका प्रदेश बना, तो आप ही की मेहनत से बना। और मैं जानती हूँ कि आपको अपने कर्नाटका पर कितना गर्व है। कुछ महीनों पहले मैं विदेश में थी, अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने गई थी और रेलवे स्टेशन में मैं ट्रेन के लिए इंतजार कर रही थी। मुझे एक हिंदुस्तानी लड़का दिखा, मेरे पास आकर पूछा, आप प्रियंका हो? तो मैंने हाँ बोला। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ के हो? तो उसने कहा, मैं कर्नाटका का हूँ। मैंने उससे पूछा तुम क्या करते हो? तो मुझे बताया कि एक बड़ी आईटी की कंपनी में एक बहुत अच्छी उसकी नौकरी थी। मैंने पूछा, माँ बाप क्या करते हैं? तो बड़े गर्व से बोला, किसान हैं। और अपनी मेहनत की कमाई से मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया, मुझे शिक्षित किया, ताकि आज मैं यहाँ पर आकर नौकरी कर सकता हूँ। हम दोनों को बहुत गर्व हुआ एक दूसरे से मिलकर, उसे, क्योंकि उसने मुझे बताया कि कहाँ से आया, कितनी मेहनत की कमाई से उसको पढ़ाया गया और कहाँ पहुंचा है। और मुझे ये देखकर कि अपने देश का एक लड़का, अपने कर्नाटका प्रदेश का एक लड़का इस तरह की तरक्की कर रहा है और देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहा है, तो आप मेहनत करते किस लिए हैं? इसी तरह अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। मेरी बहनें दिन रात काम करती हैं। मैं जानती हूँ कि आप अगर बाहर भी नौकरी करते हैं या खेती में भी हाथ बटाते हैं, तो आप जरूर घर आकर घर का काम भी करती हैं। घर के सारे परिवार के सदस्यों की परवरिश को देखती हैं। अगर वो, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, आपने खाना बनाया है, सब कुछ किया है उनके लिए, तभी आपको नींद आती है, तभी आप सोती हैं। और इसी तरह से जो खेती में काम करता है या जो कहीं नौकरी करता है, मेहनत की, ईमानदारी की, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही करता है। बच्चे परेशान होते हैं तो दुख होता है, घबराहट होती है। बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है तो परेशानियां होती हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, उनका भविष्य मजबूत बने, वो आगे बढ़े। और इस मेहनत में ये जो काम आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं, इसमें देश भी आप आगे बढ़ाते हैं। इस काम को करके ये देश के भविष्य का काम कर रहे हैं आप, तो इसमें भी देश सेवा है, ये छोटे काम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि कोई भी काम अगर मेहनत और ईमानदारी से किया जाए, चाहे किसी के घर में आप बर्तन मांज रहे हैं, चाहे आप किसी का घरेलू काम कर रहे हैं, चाहे आप किसानी हैं और खेती में काम कर रहे हैं,
चाहे आप डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, कोई भी काम हो, अगर मेहनत और ईमानदारी से आप कर रहे हैं तो वो देश सेवा में गिना जाता है, क्योंकि यही सब करने से देश का निर्माण होता है। आप मजबूत होंगे, आपके बच्चे भविष्य में मजबूत होंगे तो देश की नई पीढ़ी मजबूत होगी। इसीलिए जो सरकार आप चुनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह की सरकार है, उसके किस तरह के नेता हैं, आपके लिए क्या क्या करेगी और आपको मजबूत बनाने का काम कैसे करेगी। अगर सरकार लालच के आधार पर बने, उसके नेता सिर्फ ये सोचे कि हमें सत्ता और मिली जाए, हम पैसे बनाएंगे, हम यहाँ से घोटाले करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, अपने लिए बड़े बड़े महल बनाएंगे, अपनी लाइफ अच्छी बना देंगे, लेकिन आपके बारे में न सोचे तो नुकसान उनका नहीं होता, नुकसान आपका होता है। तो उन नेताओं का, उन सरकारों का ध्यान पूरी तरह इस बात पे होता है कि हम सत्ता किस तरह से रखें और दूसरा हम कितने पैसे बना सकते हैं, कितना लूट कर सकते हैं। और आप जब ऐसी सरकार की कुनीतियों से जूझ रहे होते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी सरकारें ठीक ढंग से काम नहीं करती। आपने कर्नाटका में पिछले 3.5 सालों में देखा, सीएम भी बदले गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, आपको दुर्बल नेता मिले, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और सही निर्णय, ठोस निर्णय आपके विकास के लिए ले नहीं पाते। आज आप यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरी वजह से नहीं आए हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी जी एक दृढ़ नेता थी जिनको निर्णय लेना आता था, और क्योंकि वो निर्णय लेती थी, वो खड़ी हो जाती थी जनता के लिए, और जनता की कोई समस्या होती थी तो आपके बीच में आके उसको हल करने की कोशिश करती थी। आज भी आपके दिलों में उनके लिए श्रद्धा है। उनकी सरकार पहचानी जाती थी क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए जो जनता के पक्ष में थे। गरीबों को जमीन दिलवाई, हरित क्रांति लाई, जब समय आया तो देश के लिए लड़ी, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, बांग्लादेश बनाया। और उसी तरह से जो उनके बाद की कांग्रेस की सरकारें आई, अलग अलग उपलब्धियों के लिए पहचानी गई। राजीव गांधी ने देश को आधुनिक दौर में आगे बढ़ाया, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन के साथ देश को और आगे बढ़ाया। तो हर सरकार की एक पहचान होती है, और ज्यादातर जब आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकारें हैं तो कोई अच्छी ही पहचान होती है कि कुछ करके दिखाया। और आज कर्नाटका में जो बीजेपी की सरकार है उसकी एक ही पहचान है, एक ही पहचान है भाइयों और बहनों, 40% सरकारा। पीएसआई का स्कैम किया, भर्तियों के तमाम इम्तिहानों में स्कैम किए, कॉन्ट्रैक्टर से आत्महत्या करवा दी क्योंकि 40% मांग के उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कमा नहीं पा रहे, महंगाई इतनी है, जीएसटी थोप के सबकी कमाई कोई में मुसीबत डाल दी है, मुश्किलें आ गई हैं, किसानों को सही दाम नहीं मिलता। आप धान की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 2660 रुपए कांग्रेस की सरकार दे रही है, यहाँ आपको क्या मिल रहा है? इतना भ्रष्टाचार किया है कि स्कूल के बच्चों के अंडों को नहीं छोड़ा, कोविड के मरीजों को नहीं छोड़ा। 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। आप सोच सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं, इसमें कितने जीरो हैं वो तो हम भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो क्या किया इन्होंने इन पैसों का, इस संपत्ति का जो आपसे लूटा, और क्या कर सकते थे? 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बना सकते थे, 30,000। आप सोचिए बहनें, आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, हर क्लासरूम में कम से कम 10-20 बच्चे पढ़ते हैं, इसका मतलब है लाखों बच्चों की शिक्षा। 1.5 लाख करोड़ रुपए में 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे, 30 लाख घर। 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 187 ईएसआई हॉस्पिटल बन सकते थे, 750 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु जैसी मेट्रो बन सकती थी। और इन्होंने ये सारे पैसे कर्नाटका प्रदेश से लूटे।
बहनों और भाइयों, लूट और भ्रष्टाचार से आपके रोजाना के जीवन में भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब सरकार का ध्यान आपकी तरफ नहीं होता तो आपके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं बनती जिससे आप महंगाई का सामना कर सकें, जिससे आप अपने संघर्षों का सामना कर सकें। अब आप देखिए, नंदिनी आपने बनाई, कर्नाटका की थी, है, और आपको गर्व है इस कोऑपरेटिव पर। जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो इतना दूध इकट्ठा होता था कि क्षीर भाग्य में बच्चों को दूध दिया जाता था और किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर दिया जाता था दूध इकट्ठे करने के लिए। अब ये लोग कहने लगे हैं कि नंदिनी में दूध इकट्ठा नहीं होता, कहने लगे हैं कि अब सिर्फ 70 लाख लीटर दूध इकट्ठा होता है, नंदिनी बना नहीं पा रही है, कर नहीं पा रही है काम, बाहर से हम गुजरात से अमूल को लाएंगे। क्यों? क्योंकि नंदिनी फूल रही थी, फल रही थी, अच्छा काम कर रही थी, कर्नाटका की अपनी थी। अब इन्होंने सोचा कि इसको भी हम लूटने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऐसा करेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आमदनी मुश्किल में पड़ जाएगी, कमाई मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं है, इनको सिर्फ इस बात से परवाह है कि कितना, कहां पे, कैसे लूटा जा सकता है। देखिए, आपको याद होगा जब कांग्रेस थी तो अन्ना भाग्य, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन जैसी स्कीम थी, याद है आपको? यहाँ कितना काम, कितना विकास कांग्रेस की सरकारों ने कराया। जब देखा कि आप संकट में हैं तो आपके लिए कोई स्कीम, कोई योजना, आपकी वेलफेयर के लिए कोई फंड बनाया ताकि आपकी सहायता हो पाए। आज स्थिति ये है कि यहाँ जो लहसुन के किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिलता, उनको खाद नहीं मिलती, प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। किसानों के इक्विपमेंट में, उसकी खरीद में भी घोटाला रहा और बड़े बड़े नेताओं, जगदीश शेट्टर जी जैसे, लक्ष्मण सवादी जी जैसे, उनका अपमान किया गया। तो अब कांग्रेस क्या कह रही है इस चुनाव में? हम कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि इन 3.5 सालों में, जबकि आपकी सरकार ने आपको लूटा है, भ्रष्टाचार फैलाया है, इसमें आपकी मुश्किलें सिर्फ बढ़ी हैं। हम पहचान रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार बनाने का काम नहीं किया, बल्कि जहां जहां से रोजगार बन सकता था, खेती से, छोटे और मीडियम बिजनेसेस से और बड़े बड़े PSU से, सारा तकरीबन खत्म कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि हम आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो आपके हित में काम करे, जो आपको प्रगति 100% गारंटी दे। हम रोजगार बनाएंगे, बीदर से लेकर कर्नाटका की दूसरी ओर उस पार तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे और टाउनशिप्स बनाएंगे। इन्होंने आपसे 1.5 लाख करोड़ रुपए चुराए, हम 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए एक फंड में लगाएंगे ताकि आपके बजट में होगा, ताकि आपकी भलाई के लिए, आपकी सहायता के लिए काम हो। 2.5 लाख जो रोजगार खाली हैं, सरकारी पद खाली हैं, उनको हम भरेंगे और 1 साल के अंदर अंदर भरने की कोशिश करेंगे। गृह ज्योति स्कीम लाएंगे जिससे 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपको मिलेगी। अन्न भाग्य में 10 किलो चावल मिलेगी। गृह लक्ष्मी स्कीम हम देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जिसमें मेरी बहनों जो गृहस्थ हैं उनके लिए 2000 रुपए प्रति महीने आप ही के खातों में डाले जाएंगे। आपके लिए कहीं भी जाने के लिए बस का पास फ्री होगा। आंगनवाड़ी की बहनों के लिए जिनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन जिन्होंने कोविड के होते हुए भी धैर्य रखा और घर घर जाके वैक्सीन दिलवाई, उनके लिए उनका मानदेय 15,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी का 10,000 तक होगा। आशा की बहनों का मानदेय 8,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। जो पूरे जीवन आंगनवाड़ी में काम करती हैं और रिटायरमेंट पे उनको कुछ नहीं मिलता, हमारी सरकार उनको 3 लाख रुपए देंगी और मिनी आंगनवाड़ी को 2 लाख रुपए। मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन जिसकी नौकरी नहीं है, उसके लिए 3,000 रुपए प्रति माह सरकार देगी।
इस स्कीम का नाम है युवा निधि और इसमें जिसका डिप्लोमा है और उसकी नौकरी नहीं है उसको भी 1500 रुपए दिए जाएंगे। छोटे बिजनेस और छोटे दुकानदारों के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा जिसमें करोड़ों रुपए डाले जाएंगे ताकि आप पर जब समस्या आती है तो आपकी सहायता के लिए और आपको खड़े रहने के लिए सुविधा मिले। मैसूरू, हुब्बल्ली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा जैसी छोटी शहरों जो बेंगलुरु जितनी बड़ी नहीं है लेकिन जिनको सेकंड टियर के शहर कहते हैं, इनको हम बेंगलुरु की तरह आईटी और टेक में मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ से भी बहुत रोजगार बढ़ेंगे। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां कम होंगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा होंगी। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनको बनाने के लिए हम कर्नाटका को सर्वप्रथम बनाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम आपके लिए लाना चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक निष्ठावान, ईमानदार सरकार जनता के हित में किस तरह से काम करके किस तरह से प्रदेश का विकास करा सकती है। लेकिन बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जिस तरह की सरकार मैं बता रही हूं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। देखो, आपके प्रदेश के को किसी नेता ने नहीं बनाया। मैंने शुरू में ही कहा, प्रदेश को, देश को जनता ने बनाया है। ये प्रदेश आपका है, यही प्रदेश आपका भविष्य तय करेगा और इस भविष्य को तय करने के लिए आपकी सबसे बड़ी भूमिका है जो 10 तारीख को आप वोट डालने जा रहे हैं। आपको एक ऐसा विधायक चाहिए जो 250 करोड़ के घोटाले में जिसका नाम निकलता है, जो आरोपी है उस मामले में, या एक ईमानदार विधायक चाहते हैं? आप एक ऐसा विधायक चाहते हैं जो अपने दलित भाइयों को प्रताड़ित करने में जिस पे आरोप लगा है, या आप एक ऐसे एमएलए चाहते हैं जो जब आप पर समस्या आती है तो वो आपको बचाने के लिए, आपको मदद करने के लिए आता है? अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने, आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिनका ध्यान सिर्फ आप पर और आपके विकास पर केंद्रित रहे। मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से हमारे देश में और आपके प्रदेश में भी एक अलग तरह की राजनीति चल रही है और उसका सबूत ये है कि आज जब 3.5 सालों के लिए बीजेपी की सरकार रही है, उनके बड़े से बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर उनके मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के, यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब यहाँ आते हैं लेकिन आपकी बात नहीं करते। ये एक नई राजनीति हमारे देश में कुछ सालों से चल रही है जिसके नेता जान गए हैं कि चुनाव के समय आपके सामने आएंगे और आपके जज्बातों की बात करेंगे, धर्म की बात कर डालेंगे या जाति की बात कर डालेंगे, आपके जज्बात उभर जाएंगे, आपका वोट उनके पक्ष में चले जाएगा, तो उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगर उन्होंने काम किया होता और इस तरह से आपको लूटा नहीं होता तो उनके प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आपको अपनी गालियों की लिस्ट नहीं, अपमानों की लिस्ट नहीं, आपके लिए जो कार्य किए हैं उसकी लिस्ट सुनाते। वो आपको बताते कि कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितने नए उद्योग बनाए हैं, कितने रोजगार दिलवाए हैं, कितना विकास किया है आपके लिए। लेकिन कहने को कुछ नहीं है, इसीलिए आपका ध्यान बार बार भटकाया जाता है और उनको मालूम है कि जब आपका ध्यान धर्म की प्रति जाएगा या किसी दूसरे और चले जाएगा, आपके जज्बात जहां उभर जाएंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं, उनके प्रति आपके दिल में श्रद्धा है ना? उन्होंने अपना जीवन देश के लिए दिया, देश के लिए शहीद हुई। वो हमेशा कहती थी कि जनता अगर जागरूक रहे, जनता अगर सही तरह से समझे कि उसकी भलाई कहाँ है, तो ये देश कभी भटक नहीं सकता।
तो उनके नाम से मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। जाग जाओ, ಎದ್ದೇಳಿ, आंखें खोलो, किसी की बात पर वोट मत डालो, अपने अनुभव पर डालो। 3.5 सालों में क्या किया है आपके लिए ये देखकर वोट डालो। कितना लूटा है, कितनी चोरी की है आपसे, उसको देखकर वोट डालो। महाभारत में जब अर्जुन अपना निशाना साधते थे तो वो मछली की आंख को देखते थे और वहां से उनका ध्यान कभी भटकता नहीं था। बहनों और भाइयों, समय आ गया है कि आप कर्नाटका के अर्जुन बन जाएं। अपना ध्यान अपने भविष्य पर रखो, ನಿಮ್ಮ अपना ध्यान अपने विकास पर रखो, अपना ध्यान अपने कर्नाटका प्रदेश के लिए रखो और उसको हटने मत दो, भटकने मत दो। अगली बार ये बड़े नेता आपके सामने आए तो उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इधर उधर की बातें करें। आपको बताएं आपके लिए किया क्या है, आपको बताएं आपके लिए योजनाएं कौन सी बनाई हैं, आपको बताएं कि आपका भविष्य मजबूत कैसे बनाएंगे। और ये जो वोट है इसकी कीमत समझो, इसी में आपका भविष्य है। सोच समझ के अपना वोट डालो, ऐसी पार्टी की सरकार बनाओ जो पूर्ण बहुमत से बने, जिसको कोई लूट न सके, जिसको कोई तोड़ न सके, जिसको कोई बदल न सके जब तक अगला चुनाव आए। 10 तारीख को अपना वोट कर्नाटका के पक्ष में दो। मेरे साथ जोर से बोलो, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की। हमारे यहाँ के उम्मीदवार, आज इनका जन्मदिन भी है, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರರ बनकार जी, इनको भारी बहुमत से जिताइए ಇವರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ताकि आपका क्षेत्र का पूरी तरह से विकास हो। मेरी बातों को इतनी धूप में आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जय हिंद। ಇಂಥ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ